चलिए अब हम समझेंगे कूलम्स लॉ। क्या है कूलम्स लॉ, क्या होता है, क्या देता है, ठीक है। तो देखिए कूलम्स लॉ की मदद से हम दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं। तो एक चार्ज मान लीजिए Q1 चार्ज है, ठीक है, एक दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच में दूरी है R, ठीक है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ electrostatic force acting between two point charges Q1 and Q2 kept at distance R is given by F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught। इसको बोला जाता है एप्सिलॉन, ये जो सिंबल होता है दिस इज एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं इसको, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। और ये जीरो लग रहा है तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए भाई, तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम की परमिटिविटी है ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 8.85 10 की पावर माइनस 12 एसआई यूनिट में। क्या होगा एसआई यूनिट, Q1 चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, और एफ नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट उधर चल जाएगा, तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इसकी वैल्यू होती है एसआई यूनिट में, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 जो कि r डिस्टेंस की दूरी पर है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इनके चार्जेस के चक्कर में जो फोर्स लगेगी वो दी जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर से, ठीक है। ये है कूलम्स लॉ। सर ये पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, देखिए पॉइंट चार्ज का मतलब वैसे तो हमको पता है जो पॉइंट चार्जेस हो, लेकिन एक्चुअली में साइंटिफिकली अगर हम देखें तो पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है। पॉइंट चार्जेस उनको बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स इनफैक्ट उनको बोलेंगे जिनकी साइज बहुत कम हो उनके बीच की दूरी के कंपैरिजन में। मान लीजिए ये 2 मीटर की दूरी पे रखे हुए, ठीक है, और इनकी साइज मान लीजिए कुछ मिलीमीटर के ऑर्डर की है। तो देखिए मिलीमीटर के ऑर्डर की साइज मीटर के कंपैरिजन में कम है, तो दे आर ट्रीटेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जिनकी साइज बहुत छोटी होती है उनकी दूरी के कंपैरिजन में, ठीक है, दे आर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। चलिए समझ में आई बात। नाउ अब ये जो एक्सप्रेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, अब ये जो टर्म है 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं, ठीक है। तो इनके बीच में इस तरह से फोर्स दी जाती है। अभी जो टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला जो टर्म है इसको हम एक अलग कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे k से, ताकि ये जो फॉर्मूला बन जाएगा k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने k से रिप्लेस कर दिया। कितनी है k की वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, वही वैल्यू रख देते हैं 1/4, पाई की वैल्यू रख दी 3.14, तो ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये 10 की पावर माइनस 12 ऊपर उचक के आएगा 10 की पावर 12। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। हम अब इसी तरीके से कूलम्स लॉ को याद रखेंगे, k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर Q1 चार्ज है, दूसरे के ऊपर Q2 चार्ज है, तो इतना इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर इज डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। k की वैल्यू 9 टू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर एसआई यूनिट में। समझ में आई बात ये, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला पता है थोड़ा सा सिमिलर सा लग रहा है, दो पॉइंट मासेस हमने ग्रेविटेशन में पढ़े थे कि अगर दो पॉइंट मासेस r डिस्टेंस की दूरी पर है तो उनके बीच में जो फोर्स होती है वो होती है G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स होती है। यहां पर एक k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, देखिए सिमिलैरिटी है। इनफैक्ट बहुत सारी सिमिलर फॉर्मूले हमको मिलेंगे ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, काफी सिमिलर मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए बेसिक जो फोर्स गवर्निंग फॉर्मूला है वो सिमिलर से दिख रहा है, के आ गया जी, के जी सिमिलर, क्यू के सिमिलर एम, क्यू के सिमिलर एम, मतलब इक्विवेलेंट, नॉट सिमिलर, इक्विवेलेंट। इस के इक्विवेलेंट जी, क्यू के इक्विवेलेंट एम, आर तो आर की जगह ये, ठीक है। चलिए भाई ये बात हमको समझ में, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नाउ अभी हमसे किसी ने बोला चलो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालो। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालने हैं तो हमने अभी
फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये देखा था। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो फोर्स को नीचे ले आएंगे, इसके डायमेंशन इस क्वांटिटी के डायमेंशन के बराबर होंगे। 1/4π तो डायमेंशन लेस है तो इसको तो हटा दो, ठीक है, ये आ गया 1/f। तो इसका अगर हम यूनिट देखें, Q का क्या होता है कूलम, कूलम स्क्वायर न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए जो कूलम है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में, फंडामेंटल यूनिट में नहीं आता। चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं लेते। किसको लिया था, इलेक्ट्रिक करंट को लिया था, इलेक्ट्रिक करंट। भाई इलेक्ट्रिक करंट हमको पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है, हम वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। पर करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, करंट इंटू टाइम इज चार्ज डायमेंशनली, करंट इंटू टाइम इज चार्ज, ठीक है, ये डायमेंशनली आ गया। चलिए भाई, तो C कूलम जो है उसको किस में लिखेंगे, करंट इंटू टाइम, तो इसका डायमेंशन जो होगा, देखिए कूलम के बदले करंट इंटू टाइम I इंटू टी का होल स्क्वायर, न्यूटन का MLT-2 और मीटर का L स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, t की पावर -2 चक के ऊपर आएगा t की पावर 4, कितना आ जाएगा, देखिए एक एक टर्म लिख लेते हैं, I स्क्वायर, ठीक है, ये I स्क्वायर हो गया, और t की पावर 4, ठीक है, m की पावर -1 और L स्क्वायर L की पावर -3, ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया। कई बार पूछ लिया जाता है हमसे, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब देखिए जो हमने कूलम्स लॉ देखा उसको अप्लाई करते हैं जरा। मान लीजिए +2 कूलम का चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज पे +4 कूलम का चार्ज है, ये 2 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, इनके बीच में हमको फोर्स निकालनी है। अब देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास में मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। अब हमको कूलम लॉ में एक चीज सीखनी है। देखिए अब हम क्या करेंगे, हम जो ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम, इस फॉर्मूले की मदद से हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। भाई यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसकी मदद से अपन, क्या फॉर्मूला है जरा देखें तो, क्या फॉर्मूला है बताइए, याद हुआ फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी मदद से अपन पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। Q1 Q2 को अपन इसकी वैल्यू जो है, चलिए रखते हैं पहले तो, K की वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 2 कूलम, ऐसा यूनिट में सब, इसकी वैल्यू 4 कूलम, इनके बीच में 2 मीटर, तो 2 स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो यह हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। तो देखिए +2 कूलम वाला +4 कूलम के ऊपर 18 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। अब न्यूटन थर्ड लॉ पे यार, भाई जितना 2 कूलम इस 4 कूलम के ऊपर फोर्स लगाएगा, उतना ही तो 4 कूलम इस 2 कूलम के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। देखिए 2 कूलम प्लस है, 4 कूलम प्लस है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, धक्का देते हैं। तो ये तो हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, इसको हम मान लीजिए F बोल रहे हैं, ठीक है ना, इसको F बोल रहे हैं, इस मैग्नीट्यूड जो ये आया, तो ये +2 कूलम वाला +4 कूलम को धक्का दे रहा है। अभी जो फोर्स लगती है ना, ये लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस लगती है, जो इनको लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग लगती है। देखिए तो ये लाइन ज्वाइन कर रही है ये इन दोनों चार्जेस को। भाई ये अगर अपन देखें तो देखिए ये लाइन इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई, ठीक है। नाउ अब इस लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगी। अब प्लस और प्लस रिपेल ईच अदर, तो +4 कूलम वाले को धक्का लग रहा है, कितनी का, 18 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन का, और +4 कूलम वाला भी 2 कूलम वाले को धक्का दे रहा है, ठीक है। तो क्या चीज सीखी इसमें हमने, कि लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस के अलोंग फोर्स लगती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया 18 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन से, ठीक है, जो उसको हमने F बोल दिया, और हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो रिपेल करवा दिया, ठीक है। ये भी F और ये भी F, ठीक है। अब मान लीजिए ये +2 कूलम इधर होता, +4 कूलम इधर होता, तो इनकी लाइन ज्वाइनिंग कौन सी है,
देखिए ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, ठीक है। अब जो फोर्स लगने वाली है वो इस लाइन के अलोंग लगेगी, +2 कूलम। +2 कूलम इस +4 कूलम को क्या करेगा, धक्का देगा, तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग धक्का देगा। देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब डायरेक्शन भी तो सीखें। और इस +2 कूलम वाले के ऊपर किधर फोर्स लग रही होगी, क्योंकि +4 कूलम वाला लगा रहा होगा अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग, बट धक्का मिल रहा होगा क्योंकि प्लस और प्लस है, तो ये भी F और ये भी F। तो हम क्या करते हैं, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं और फिर डायरेक्शन देख लेते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव नेगेटिव है कि नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें +2 कूलम और -4 कूलम गिवन है अभी, ठीक है, इनके बीच में 2 मीटर की दूरी है। तो अब ये अपोजिट चार्जेस है, प्लस एंड माइनस, लाइन ज्वाइनिंग है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग फोर्स लगेगी और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या सीखा हमने इसमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। फोर्स की वैल्यू, इनकी जो वैल्यू है बिना साइन के वो रख देंगे इस फॉर्मूले में। तो 9 × 10⁹, ठीक है, इंटू Q1 है 2, Q2 भी है 4, -4 नहीं रखेंगे हम, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं फोर्स का। इसमें क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कभी भी। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालने, देखिए वेक्टर के पास दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें, ये निकाल लिया अपॉन 2 स्क्वायर, तो ये तो आ गया 18 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है। तो इतनी फोर्स लग रही होगी इनके बीच में। अब पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट। +2 वाला -4 को अपनी तरफ खींच रहा होगा, -4 वाला +2 को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो बस ये F और ये F। समझ में आई बात। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर -2 कूलम होता, प्लस के बदले मान लीजिए यहाँ अगर -2 कूलम होता, तो भी हम यहाँ पर 2 और 4 रखते, और मैग्नीट्यूड निकालते सबसे पहले। और नेगेटिव एंड नेगेटिव सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सिमिलर चार्जेस है ना, माइनस और माइनस, तो रिपेल कर रहे हैं, मतलब लाइन ज्वाइनिंग से धक्का देंगे ये इधर और इधर। -4 कूलम वाला -2 कूलम पे, ये -2 कूलम है इधर लगाएगा, -2 वाला -4 पे उधर लगाएगा, ठीक है। तो हमेशा अपन क्या करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इनको बिना साइन के रख के, और फिर देख लेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। चलिए बात समझ में आई। नाउ दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स एंड कंजर्वेटिव इन नेचर। ये जो हमने फोर्स निकाली ना K Q1 Q2/r², ये सेंट्रल फोर्स होती है और कंजर्वेटिव होती है। इन दोनों के बारे में हम वर्क एनर्जी में पढ़ चुके हैं, सेंट्रल फोर्स एंड कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, जिसके अंडर में अगर किसी पार्टिकल को घुमा फिरा के वहीं पर लिया हो तो वर्क डन 0 हो जाता है। सेंट्रल फोर्सेस क्या होती हैं, सेंट्रल फोर्सेस फंक्शन ऑफ R होती हैं, ठीक है, ये भी हमको पता है। और एक पॉइंट की तरफ ही लगती है वो, तो Q1 Q2 है तो Q2 हमेशा Q1 की तरफ खींचेगा, धक्का मिलेगा, तो ये सेंट्रल फोर्स होती है और कंजर्वेटिव होती है, ठीक। दूसरी बात, इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो होता है, मतलब क्या कि अगर, मतलब क्या, मान लीजिए एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, और हमने यहाँ पर एक कैपिटल Q चार्ज रख दीजिए मान लीजिए, तो अब कैपिटल Q के ऊपर नेट फोर्स कितनी लगेगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से बता सकते हैं। ये Q1 वाला चार्ज इस कैपिटल Q पर जितनी फोर्स लगाएगा, मान लीजिए R1 दूरी है, लाइन ज्वाइनिंग दोनों पॉजिटिव है मान लीजिए, ठीक है, तो इधर धक्का देगा इसको ये F1 से। अगर Q2 नहीं होता तो Q1 कैपिटल Q पे F1 लगाता अकेले में। अगर Q1 नहीं होता तो Q पर मान लीजिए F2 लगाता अकेले में। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अब ये दोनों हैं तो ये दोनों उतनी लगाएंगे और नेट फोर्स इनका रिजल्टेंट हो जाएगी, वेक्टर सम हो जाएगी। और फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो कौन सा सम, वेक्टर सम। समझ में आई बात। ये मतलब एक चार्ज के चक्कर में फोर्स निकाल लो, दूसरे चार्ज के चक्कर में फोर्स निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, वेक्टर की स्केलर वेक्टर, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए देखते हैं, सवाल करते हैं। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए। तो भाई ये एक ट्राइंगल है ए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके तीनों वर्टिसेस पे चार्ज रखा हुआ है Q Q Q, ठीक। अब इस ए पर चार्ज फोर्स निकालनी है हमको, नेट फोर्स, वो भी इस Q और इस Q के चक्कर में, ठीक है। तो भैया कर लेते हैं सॉल्व। ये B
क्यू क्यू सिमिलर चार्जेस ही हैं, सेम साइन के होंगे, तो धक्का मारेंगे एक दूसरे को, खींचेंगे नहीं। ये क्यू इस क्यू को लाइन ज्वाइन करी भैया हमने, किधर धक्का मारेगा, इधर धक्का मारेगा। एफ कितना मैग्नीट्यूड का, के Q1 इस क्यू, Q2 इस क्यू, अपॉन डिस्टेंस इज ए स्क्वायर। बोलो यस सर। अब देखो सी और ए लाइन ज्वाइन करी, धक्का मारेगा सी भी ए को, ये धक्का मारेगा। एफ इज इक्वल टू कितने से, के Q1 Q2 बाय ए स्क्वायर। तो ए के ऊपर देखिए दो फोर्स लग रही है, एफ और एफ, और इनके बीच में एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, इक्विलेटरल 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। निकाल सकते हैं इसका रिजल्टेंट, बिल्कुल निकाल सकते हैं, वेक्टर में आता है हमको इनका रिजल्टेंट निकालना। ये इनका रिजल्टेंट इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आएगा। मैं इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे ये वर्टिकल कंपोनेंट ही। तो एफ ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री cos 30 प्लस एफ cos 30 दैट इज इक्वल टू 2f cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2 दैट इज इक्वल टू √3 इंटू एफ दैट इज इक्वल टू √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बोलिए समझ में आई बात। तो इस ए के ऊपर इधर धक्का मिल रहा होगा √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का। दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना आता है, कंपोनेंट करके निकालना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा है 60 डिग्री, उससे निकाल लो, सेम ही आएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया, बी ने कितनी लगाई, सी ने कितनी लगाई, उनका वेक्टर सम। चलिए अब एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। ए बी सी डी स्क्वायर है, चार्ज रखे हुए हैं Q -2 Q -3 Q -Q, ठीक है। सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है Q, इसके ऊपर हमको अब नेट फोर्स निकालनी है, कितने मैग्नीट्यूड की आ रही है और कितने डायरेक्शन की आ रही है। चलिए ट्राई कीजिए। और ये जो डिस्टेंसेस हैं ये ए डिस्टेंसेस गिवन है, ठीक है, ये ए। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए आया आंसर। देखिए अब चार चार्जेस हैं स्क्वायर के वर्टिसेस पे, अब ये साइड ए दे रखी है हमको, ठीक है। तो अब देखिए ये Q कितनी फोर्स लगाएगा, पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, इसको F बोल लेते हैं भाई, ठीक है। किधर लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइन के हैं, तो ये लाइन ज्वाइनिंग के अपोजिट लगाएगा F, ठीक है। ये 2Q कितना लगाएगा, के 2Q कितनी लगाएगा, ये के 2Q इंटू सेकेंड चार्ज का मैग्नीट्यूड Q बाय ए स्क्वायर दैट इज 2F। अब ये F के टर्म्स में लिखने से क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसानी से दिख जाती है। अब यहाँ ये टर्म इतना बड़ा ये यहाँ पे लिखेंगे भाई, ये 2F के बराबर आ गया ना। F लेने से फायदा क्या है कि भाई अब कैलकुलेशन आसानी से दिख जाएंगी, ठीक है। तो ये तो F हो गई और ये 2F हो गई। अब देखिए -3Q, अब देखिए जो -3Q चार्ज है Q को अपनी तरफ खींच रहा होगा, कितने से, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, अभी साइन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तो पहले इसकी वैल्यू मॉड इसका -3Q के बदले 3Q Q बाय ए स्क्वायर दैट इज 3F। अभी नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो एक काम करते हैं, इसको अपन एक दूसरे कलर से लिख लेते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये 3F हो गई है, ठीक है। अब ये -Q और ये Q कितनी होगी, K, पहले वैल्यू लिखेंगे, साइन की टेंशन बाद में लेंगे, बाय ए स्क्वायर दैट इज F। ये भी खींच रहा होगा तो दैट इज F। तो इस Q का FBD बना है अगर, तो इधर लग रही है F और 2F एंड देन F एंड देन 3F, और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। तो दिस इज F और 2F 3F, और ये F और 3F 4F, 90 डिग्री का एंगल 3F और 4F के बीच में। अच्छा सवाल है भाई ये, 3F और 4F के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो बताइए कितनी फोर्स, 3 और 4, पाइथागोरस थ्योरम 5F। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी ना, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी 3 और 4 के बीच में, यहाँ पर कहीं लगेगी 5F के बराबर। अब F की वैल्यू रख दीजिए, तो 5K QQ बाय ए स्क्वायर आंसर आ गया है, ठीक है। समझ में आई बात। दो चीजें सीख ली कि पहले तो एक तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, और दूसरा जब ऐसे कोई क्वेश्चन है तो पहले उनको एक वेरिएबल मान लो है,
ताकि जिंदगी आसान हो जाए। ठीक है, चलिए और मस्त मस्त क्वेश्चन करते हैं इसमें। प्रैक्टिस से ये समझ में आएगा और बेटर, जितनी प्रैक्टिस उतना बढ़िया। ठीक, चलिए क्या क्वेश्चन है, तो चार्जेस गिवन है Q और 4Q, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी केप्ट सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इनके बीच में लाइन ज्वाइनिंग ये है और ये 3 मीटर की दूरी पर है। अब हमसे पूछ रहा है कि तीसरा चार्ज कहां पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रह जाए। ठीक है, अब देखिए पूरी जगह है। अब यहां पर मान लीजिए थर्ड चार्ज हम Q ले लें। अब यहां पर अगर हमने चार्ज रखा इस लाइन के ऊपर, तो देखिए इससे लाइन ज्वाइन करेंगे तो एक वेक्टर ऐसा आएगा, इससे लाइन ज्वाइन करेंगे तो एक वेक्टर ऐसा आएगा। अब जब तक इन दोनों वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री ना हो ये कैंसिल नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 हो प्लस Q और प्लस 4Q के चक्कर में। ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए हम हिसाब लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर चार्ज रखें कि इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी तो बने, संभावना तो जनरेट हो, संभावना तो बने। यहां तो कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि इन दोनों का कैंसिलेशन तो नहीं दिख रहा। तो लाइन के ऊपर यहां रखेंगे तो इसके चक्कर में इधर फोर्स, इसके चक्कर में इधर फोर्स, नहीं हो रहा है ये तो। ये ऊपर का रीजन गया पूरा। सिमिलरली नीचे का रीजन भी गया भैया, नीचे भी वही सिचुएशन होगी, जैसा ऊपर वैसा नीचे। ये वेक्टर कैंसिल आउट ही नहीं होंगे, ये कैंसिल आउट ही नहीं हो रहे हैं। तो मतलब अब बची लाइन। अब जो है ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, अब जो ये लाइन ज्वाइन यहां पर हो रही है इसमें रख के देखते हैं। चलिए अगर यहां रखते हैं अपन, मान लीजिए कैपिटल Q चार्ज, इस रीजन को भी 3 में बांट लेते हैं, 1, 2 एंड 3। इसके इधर वाला फर्स्ट रीजन, इस इन दोनों के बीच वाला सेकंड रीजन, इसके इधर वाला थर्ड रीजन। थर्ड रीजन में रखें, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज रखा मान लीजिए, तो प्लस 4Q धक्के मारेगा, चल भाग यहां से, प्लस प्लस रिपेल, प्लस Q वाले भी धक्के मारेगा, दो धक्का, धक्का प्लस धक्का कैंसिल तो नहीं होगा, ज्यादा धक्का होगा वो तो पॉजिटिव तो यहां नहीं रख सकते। ठीक है, नेगेटिव रखें तो प्लस 4Q खींचेगा, खींच, प्लस Q भी खींचेगा, खींच, खींच प्लस खींच कैंसिल होगी क्या? इससे बड़ी खींच इससे छोटी खींच कैंसिल होगी क्या? नहीं, तो यहां नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहां पर तो ये रीजन तो गया, यहां भी नहीं रख सकते। यहां देखें प्लस रखेंगे तो ये धक्का धक्का, नेगेटिव रखेंगे तो खींच और खींच, ये भी गया। जैसे थर्ड गया वैसे फर्स्ट गया, बचा कौन सा? सेकंड रीजन बचा। अब मान लीजिए यहां पर हम चार्ज रखते हैं Q, मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, मान लीजिए पॉजिटिव है, प्लस Q उसे धक्का मारेगा, प्लस 4Q भी उसे धक्का मारेगा। अब ये दो धक्के कैंसिल हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर माइनस Q रखते हैं तो प्लस Q खींचेगा, प्लस 4Q भी खींचेगा। अब कैंसिल होने की चांसेस तो बन रही है। तो हम मान लेते हैं Q चार्ज रख रहे हैं x डिस्टेंस की दूरी पर। मान लीजिए हमने Q से x डिस्टेंस की दूरी पर, Q से x डिस्टेंस की दूरी पर रखा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस 3 - x। तो Q वाला कितनी फोर्स लगाएगा भैया? Q वाला फोर्स लगाएगा, फोर्स ड्यू टू Q कितनी हो जाएगी? K छोटा q बड़ा Q बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू 4Q। जितनी ये लगाएगा इस Q पर, कितनी लगाएगा? K 4Q, Q बाय कितनी दूरी है? 3 - x का होल स्क्वायर। बराबर कर देते हैं, काटा पीटी मचा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - x अपॉन x। अब तो कैलकुलेशन है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हटा के 4 का अंडर रूट ले लें, अंडर रूट 4 इज 2। ठीक है, प्लस में आएगा क्योंकि x हमने डिस्टेंस माना है। सॉल्व कर लेते हैं तो 3 - x इज इक्वल टू 2x, दैट इंप्लाइज दैट 3x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई है 1 मीटर, तो 3 - x की वैल्यू आ गई है 2 मीटर। तो Q से 1 मीटर की दूरी पे रख दीजिए कोई सा भी चार्ज, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और कितने मैग्नीट्यूड का हो। 1 मीटर जब Q से रखेंगे तो वो चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। देखिए Q तो कहीं एक्सप्रेशन में आया नहीं, कट ही जाएगा Q तो,
ठीक है, कितना भी चार्ज रखते हैं तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, अब जरा फिजिक्स से एक और चीज समझते हैं। सर ये बीचों बीच क्यों नहीं आया, 3 मीटर के बीचों बीच क्यों नहीं आया, ये इसकी फील आ जाएगी ना तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैट फिर हमको क्या दिखने लग जाएगी कि यार हाँ ये ज्यादा धक्का, ज्यादा खींच कम खींच। ठीक है, देखिए क्यू के नजदीक आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए जो कूलम लॉ से हमने फोर्स पढ़ी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये थोड़ा सा कमजोर चार्ज है 4Q के मुकाबले, तो इसलिए हमको इससे पास में रखना पड़ेगा, डिस्टेंस कम रखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी डिस्टेंस कम होगी उतनी फोर्स ज्यादा होगी। तो देखिए अगर हम के क्यू, अब यहाँ पे अगर वैल्यू डालें एक्स की वैल्यू 1 और यहाँ पर वैल्यू डालें तो ये कितनी लगा रहा है के क्यू क्यू बाय 1 स्क्वायर, और ये लगा रहा है के 4Q क्यू बाय 2 स्क्वायर। तो देखिए ये थोड़ा कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है क्यू, इसलिए इसके पास में रखना पड़ेगा चार्ज इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, ताकि इससे उतना धक्का मिल पाए जितना +4Q लगा रहा है, और +4Q से देखिए दूर रखा है क्योंकि ये 4 टाइम्स है, तो ये 2 टाइम्स दूरी पर रखा हुआ है, यहाँ पर 2 मीटर की दूरी पर। समझ में ये बात? ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल आप ट्राई कीजिए, मजेदार एग्जांपल है। अब देखिए मुश्किल एग्जांपल आपको दिया जा रहा है करने के लिए, देखते हैं। अभी तो पॉजिटिव और पॉजिटिव हो गया, अब मान लीजिए अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो गया और 3 मीटर की दूरी हो गई, तब बताना है आपको कहां पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। सर सारे मुश्किल सवाल हमको ही दे रहे हैं करने के लिए, अरे ट्राई कीजिए, मजा आएगा। ठीक है, आया आंसर? सबसे पहले तो हम रीजन आइडेंटिफाई कर लेंगे, भाई किधर आएगा। भाई ऊपर तो यहाँ तो कोई आ नहीं सकता, वो हम देख चुके हैं। कोई सा भी क्यू चार्ज रखें, ये माइनस नेगेटिव है, अब ये यहाँ पर तो इसको खींचेगा और ये इसको धक्का देगा। जब तक 180 डिग्री का एंगल नहीं होगा तब तक नहीं बनेगी बात। तो ऊपर और नीचे तो गया, इस लाइन के लाइन बची, वही रीजन मार्क कर लेंगे। अब फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन एंड थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन में रख के देखते हैं क्यू पॉजिटिव मानते हुए, ये नेगेटिव क्यू खींचेगा और ये +4Q धक्का देगा। खींच और धक्का अपोजिट है, कैंसिल होने की पूरी संभावना है, चांसेस है। तो फर्स्ट रीजन में मिल सकता है, मिल सकती है ऐसी लोकेशन फर्स्ट रीजन में। ठीक है, सेकंड रीजन में देखें, अगर यहां रखेंगे सेकंड रीजन में तो ये -Q इसको खींचेगा, +4Q धक्का देगा। धक्का और खींच एक ही डायरेक्शन में, नहीं सेकंड तो गया, ये जीरो नहीं हो सकती, एक ही डायरेक्शन में लग रही है, तो सेकंड रीजन तो गया। ठीक है, थर्ड रीजन में देखें, थर्ड रीजन में अगर देखें तो +4Q धक्का देगा और -Q खींचेगा। धक्का और खींच पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो थर्ड और 1 में पॉसिबिलिटी आ रही है। अब देखिए थर्ड भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं, थोड़ी फिजिक्स लगाकर हम थर्ड रिजेक्ट कर सकते हैं। कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं थर्ड? देखिए +4Q के नजदीक Q को रखेंगे, +4Q ज्यादा चार्ज है और इससे नजदीक भी है, तो +4Q के चक्कर में धक्का हमेशा ज्यादा होगा। -Q तो बेचारा छोटा चार्ज और दूर भी रखा है, तो कभी ये अपनी खींच इस धक्के से बैलेंस कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा ये बैलेंस। ठीक है, इसलिए थर्ड रीजन भी गए, क्योंकि प्लस चार्ज ज्यादा चार्ज है ये और ये कम चार्ज है, तो इसलिए थर्ड रीजन गए। यहां फिर भी काम हो सकता है, क्योंकि छोटे चार्ज के पास में बड़े चार्ज से दूर, तो डिस्टेंस ज्यादा चार्ज ज्यादा, तो बैलेंस आउट हो जाएगी सिचुएशन। तो थर्ड रीजन भी गया, फर्स्ट बचा। अब फर्स्ट में हम मान लेते हैं, हमने इसको क्यू चार्ज को मान लीजिए हमने फर्स्ट रीजन में x दूरी पे रखा, x इज अ डिस्टेंस। ठीक है, x दूरी पे रखा हमने यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैग्नीट्यूड बराबर कर देंगे, ये -Q खींच रहा है और +4Q धक्का दे रहा है, तो ये खींच और धक्का बराबर कर देंगे। तो देखिए के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस है, इक्वल टू के क्यू 4Q बाई एक्स प्लस 3। इससे कितनी दूरी हो गई है, +4Q से कितनी दूरी हो गई, x प्लस 3। ठीक है, ये दूरी है, हमने मैग्नीट्यूड लिखा है, देखिए यहाँ पर हम बिना साइन के लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड हमको पता है बराबर होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, के क्यू 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 के सब कट जाएगा। ठीक है, तो ये x प्लस 3 इधर पहुंच जाएगा, x प्लस 3 अपॉन x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये x इधर चल जाएगा 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। तो 3 मीटर की दूरी पर यहां से रखेंगे। देखिए तो 3 मीटर की दूरी पर यहां से अगर हम रखेंगे तो ये
क्यू, देखिए इस क्यू से 3 मीटर हो गया और इस 4 क्यू से 6 मीटर हो गया, डबल दूरी पर हो गया, तभी तो डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा और ये इस 4 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो छोटे चार्ज के पास में इक्विलिब्रियम पॉइंट आया। अब यहाँ प्लस क्यू रख दीजिए, माइनस क्यू रख दीजिए, दोनों प्लस और माइनस दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। यहाँ पर भाई माइनस रखेंगे तो माइनस क्यू से धक्का और प्लस क्यू से खींच, तो भी धक्का और खींच बराबर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और देखते हैं। मान लीजिए अगर हमने इधर ले ली होती जगह, देखिए मान लीजिए अगर हमने इधर जगह ले ली होती, यहां से x डिस्टेंस ले लिया होता, मान लीजिए यहां से हम y डिस्टेंस ले लेते हैं, ये कि यार यहां पर रखने पर इक्विलिब्रियम थर्ड रीजन में, हमें पता है नहीं मिलेगा, तो देखें तो उसे सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगी देखते हैं जरा। तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो क्यू से कितनी दूरी हो गई, 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के 4 क्यू बाय वाई स्क्वायर, के क्यू क्यू। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, y अपॉन 3 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये y इधर हो जाएगा, चलिए पहले इसको स्क्वायर ले लेते हैं, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये स्क्वायर हटेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा ये 2। ठीक है, ये 2 आ गया तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6 प्लस 2y। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस y इज इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू -6। देखिए y इक्वल टू -6 आ गया, माइनस आ गया, मतलब जिधर हमने माना है ना उसके अपोजिट भैया 6 जाओ, -6 का मतलब इधर नहीं अपोजिट 6 जाओ। तो ये भी यहां रखने पर भी वही सॉल्यूशन दे रहा है कि इधर 6 नहीं, इससे 6 की दूरी पे जाओ, इससे 6 की दूरी पे गए तो यहीं तो पहुंच गए। ठीक है, तो अपने आप इसने नेगेटिव आंसर भी दे दिया, मैथ्स ने भी अपने आप दे दिया आंसर तो। ठीक है, लेकिन हम फिजिक्स से चेक करेंगे कौन सा रीजन रिजेक्ट है। ये तो कभी गलती से ले लिया और नेगेटिव आ जाए तो एक बार चेक कर लेना यार कहीं वो उधर वाली साइड तो नहीं भेज रहा। ठीक है, ये कभी गलती हो जाए, गलती से मिस्टेक हो जाए तो अपने आप मैथ्स उसको एक सुधारने का मौका देती है। उसको बस हमको समझना है वो क्या बोलना चाह रही है मैथ्स। ठीक है, नेगेटिव का मतलब समझ में आया, बिल्कुल आया। चलिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, बोथ पेंडुलम्स आर मेड ऑफ इंसुलेटिंग थ्रेड्स एंड हैंगिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। तो ये दो पेंडुलम हैं, ये रस्सी से टांगी हुई है, यहाँ पर m मास का बॉब है, इसके ऊपर q चार्ज दे दिया, ये भी m मास का बॉब है, q चार्ज दे दिया। फाइंड रिलेशन इन q m l एंड थीटा इफ बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और ये दोनों रस्सियों की लेंथ l है और ये एंगल थीटा बना रही है, ये वाली रस्सी वर्टिकल के साथ में और ये वाली रस्सी भी एंगल थीटा बना रही है। भाई दोनों सिमेट्रिक है, एल एल एम क्यू तो सेम एंगल ही तो बनाएंगे वर्टिकल के साथ, ये इक्विलिब्रियम में है। अब रिलेशन निकालना है तो भैया सबसे पहले तो इनकी लाइन ज्वाइनिंग ये बना लेते हैं, दिस इज लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, नाउ ये एल ये थीटा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया एल साइन थीटा और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया एल साइन थीटा। तो इन दोनों के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, जो फोर्सेस लग रही है इन दोनों के ऊपर में, ये Q और ये Q धक्का दे रहे होंगे एक दूसरे को, तो इसको इधर फोर्स F मिल रही होगी, इसको इधर F फोर्स मिल रही होगी। ठीक है, इनका FBD अगर बना है तो नीचे लग रही होगी mg और ऊपर इधर लग रही होगी टेंशन T। ठीक है, इसके ऊपर भी लग रही होगी mg और इधर लग रही होगी टेंशन T। ठीक है, एनालिसिस कर लेते हैं किसी भी एक के FBD का, किसी भी एक के FBD का एनालिसिस करें तो भैया ये F, ये इधर T और ये इधर mg और वर्टिकल के साथ में इसका एंगल है थीटा। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, T cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हॉरिजॉन्टल में T का साइन थीटा, T का साइन थीटा इज इक्वल टू कितनी फोर्स है, कितनी वैल्यू है इसकी, K Q बाय ये डिस्टेंस कितना है 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस T साइन थीटा इक्वल टू K Q अपॉन 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे इनको तो T से T कट जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन mg आएगा 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे, ये रिलेशन आ गया इनके बीच में। ठीक है, समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आई बात। ठीक, चलिए साइन थीटा को एल के टर्म्स में हमने लिख लिया, अगर ये लेंथ गिवन होती हमको, ये डिस्टेंस भी गिवन होता तो साइन थीटा हम निकाल सकते थे। ठीक है, तो मैथमेटिकल हो गया। अब इसमें कुछ मजेदार बातें सीखते हैं, देखो अपन
मजेदार। अभी तो ये दोनों बराबर बराबर मास और बराबर बराबर चार्ज कैरी कर रहे हैं बॉब, इसलिए थीटा और थीटा बराबर है। अभी हमको Q1 इज ग्रेटर देन Q2, अब चार्ज अलग अलग दे दिए, मास सेम है इनके पर अभी चार्ज अलग अलग दे दिए। तो हमसे पूछ रहा है कि भैया जो ये θ1 और θ2 अब अलग अलग एंगल हो सकते हैं। भाई पहले तो चार्ज सेम थे, मास सेम थे, सब कुछ सिमेट्रिकल था, लेकिन अब ये इसको चार्ज अलग दे दिया, इसको चार्ज अलग दे दिया, मास सेम है अभी भी। तो हमको बताना है इन ए बी सी में से क्या रिलेशन होल्ड करेगा। θ1 θ2 के बराबर है, θ1 ग्रेटर देन θ2 है या θ2 ग्रेटर देन θ1 है, क्या है? मजेदार क्वेश्चन है ये भैया। अब देखो, अब अगर अपन एफबीडी देखें, इनका एफबीडी देखें तो इसके ऊपर लग रही है mg, इसके ऊपर भी लग रही है mg, मास सेम है क्योंकि, ठीक है। अब देखिए मजे की बात, ये Q1 Q2 अलग अलग हो भले ही, लेकिन जो ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, वो तो सेम ही लगा रहे होंगे। सोच के देखिए, वो तो सेम ही लगा रहे होंगे। कितनी? के Q1 Q2 बाई ये डिस्टेंस अगर हम r मान लें, पूरा डिस्टेंस r मान लें, तो r स्क्वायर, ये तो सेम फोर्स ही लगा रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर में। हम वैसे ही एनालिसिस करते टाइम इनको ऊपर नीचे नहीं मानते हुए इनको लंबी रस्सी मान रहे हैं, L इज लॉन्ग, ताकि ये गैप छोटा है, ठीक है ना। तो F देखिए के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, इसके लिए भी F K1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। तो दोनों के ऊपर अगर फोर्स देखें तो F mg एंड F mg सेम ही तो लग रही है दोनों के ऊपर, F mg एंड F mg, क्योंकि के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और ये भी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ही है। इसके ऊपर टेंशन T, इन दोनों का रिजल्टेंट होगी F और mg का। इसके ऊपर टेंशन T, इन दोनों का रिजल्टेंट होगी F और mg का। F और mg बराबर है, तो ये दोनों अभी भी सेम एंगल ही बना रहे होंगे। सो θ1 विल बी इक्वल टू θ2, क्योंकि इस F और mg का तो रिजल्टेंट है T है, नहीं रिजल्टेंट नहीं है, सॉरी, F और mg का जो रिजल्टेंट आ रहा है उसके अपोजिट है T, कैंसिल कर रहा है ना, इक्विलिब्रियम में है। तो F और mg का जो रिजल्टेंट आएगा उसके बिल्कुल अपोजिट है टेंशन और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ठीक है। इसलिए θ1 θ2 बराबर है ना, मजेदार चीज, ठीक है। तो Q1 Q2 अलग अलग रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए अब मान लीजिए अगर मास अलग अलग होते, Q1 ग्रेटर देन Q2 तो है, ठीक है, M1 ग्रेटर देन M2 है, अगर अब मास भी अलग अलग हो गए, तो पूछ रहा है कि भैया ये जो θ1 θ2 है, इनमें से क्या रिलेशन होल्ड करेगा। M1 M2 भी अलग हो गए, बहुत बढ़िया सवाल है अभी सोचने वाला। एफबीडी बनाते हैं, चलो M1 ज्यादा है तो इसके ऊपर बड़ा वाला M1G लग रहा है, M2 छोटा है तो इसके ऊपर छोटा M2G लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली हम हॉरिजॉन्टल ही मान रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा होगा, इसके ऊपर ये जो फोर्स लगा रहा होगा F, और इसके ऊपर ये इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहा होगा F। कितनी फोर्स लग रही होगी? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। देखिए Q1 Q2 पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही थी, ये जो थीटा आया था मास सेम था, तो Q1 Q2 कुछ भी हो थीटा सेम आ रहा था। जब Q1 Q2 अलग थे मास सेम थे, लेकिन अब यहाँ मास अलग अलग हो गए। अच्छा, फोर्स तो इसके ऊपर भी उतनी लगेगी, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इनके एफबीडी बनाते हैं, ये M1G है, ये F, इधर ये F, बराबर ही बनाते हैं F, तो ये F और ये छोटा M2G। तो देखिए इस F और इस M1G का रिजल्टेंट, M1G बड़ा है तो M1G के नजदीक में आएगा, इसका जो रिजल्टेंट है वो इधर आएगा और इसका जो रिजल्टेंट है वो इधर आएगा। तो टेंशन इसके अपोजिट होगी इसके रिजल्टेंट के, तो टेंशन बिल्कुल अपोजिट होगी, इसमें भी टेंशन बिल्कुल अपोजिट होगी। वर्टिकल के साथ एंगल देख लेते हैं भैया, किसका एंगल कम बन रहा है? θ1, ये θ1 के लिए θ1 और ये θ2, ठीक है, यही तो है θ2, ठीक है। तो θ1 कम है θ2 से, क्योंकि मास ज्यादा है ना, तो रिजल्टेंट आएगा M1G और F का, वो M1G के नजदीक आएगा इसके कोरस्पॉन्डिंगली, इसके कंपैरिजन में, सेकंड के कंपैरिजन में, क्योंकि M1G ज्यादा है। तो θ1 θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो जो भारी होगा उसका एंगल वैसे भी कम होगा। जो भारी होगा वो नीचे जाएगा ना, थोड़ा नीचे की तरफ रहेगा, वो जो भारी होगा mg उसको ज्यादा खींच रही है क्योंकि, इसलिए ये एंगल कम होगा। समझ में बस फील आई, ठीक है। चलिए, तो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा और कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करे, ठीक है।
अब हम कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। भाई वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, ठीक है ना। तो ये एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग। अब ये हमने Q1 से जाता हुआ Q2 की तरफ एक वेक्टर बना दिया, ठीक है। मान लीजिए यहां पर कहीं पर ओरिजिन है, ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मान लीजिए R1 वेक्टर है, और इसका पोजीशन वेक्टर है मान लीजिए R2 वेक्टर, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर 1 से 2 की तरफ जाने वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर, ठीक है। नाउ अब देखिए मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस R21 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा R21 वेक्टर का मॉड। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो पहले मैग्नीट्यूड लिख लेंगे भाई हम। तो पहले जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे, चलिए इसको हटाते हैं, पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मॉड जो है उसका होल स्क्वायर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्शन देखनी है। अब देखिए अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना तो देखिए हम चाहते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सेकंड के ऊपर 1 के चक्कर में कितना फोर्स है, ठीक है। तो ये पता है किस डायरेक्शन में लगेगी, ये तो हमने मैग्नीट्यूड लिख लिया। अब डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा R21 का कैप। तो देखिए तो मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या है F21 इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R21 होल स्क्वायर, R21 का कैप। ये फॉर्मूला है वेक्टर में, समझ में आई बात। अब देखिए अगर ये Q1 Q2 साइन के साथ डालेंगे ना, R21 वेक्टर क्या है, R21 जो वेक्टर है दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, जो कि किसके बराबर है, R2 माइनस R1 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए वेक्टर फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं आराम से। इनफैक्ट ये जो रिलेशन आया, अगर इसमें हम Q1 Q2 साइन के साथ पुट कर दें, मान लीजिए Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो जो F21 आएगी वो R21 की डायरेक्शन में जाएगी। देखिए लाइन ज्वाइनिंग एंड धक्का, अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव डाले तो देखिए F21 की डायरेक्शन R21 की डायरेक्शन में ही आएगी, आनी भी चाहिए। इनको नेगेटिव नेगेटिव होते, अगर ये मान लीजिए दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते, साइन के साथ डालें नेगेटिव नेगेटिव, तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी ये, तो भी डायरेक्शन देखिए R21 की डायरेक्शन में आ रही है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो देखिए जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी, F21 की जो डायरेक्शन आएगी वो माइनस ऑफ R21 की डायरेक्शन आ जाएगी। डायरेक्शन है तो कैप लिख लेते। तो देखिए R21 वेक्टर के अपोजिट मतलब इधर, लेकिन ये भाई साइन के साथ रखेंगे तो अपने आप ये फॉर्मूला होल्ड करेगा, अपने आप डायरेक्शन भी सही दे देगा। लेकिन देखिए इसमें गलती होने की चांसेस कई बार हो जाती है, तो इसलिए हम तो हमारा तरीका ही अपनाएंगे, पहले मैग्नीट्यूड लिख लेंगे और फिर डायरेक्शन लिख लेंगे। भाई ये फॉर्मूला याद रह जाए, लगाना आ जाए अच्छे से तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हमारा तरीका तो है ही सही, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो और फिर डायरेक्शन लिख लो। प्रैक्टिस करते हैं देखो। अच्छा उसको याद रखने का तरीका, इसको जो याद रखने का जो तरीका है कि भाई ये क्या है, इसको याद रखने का तरीका ऐसा है कि F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ भी R21 आता है। इसको याद रखने का तरीका F21 इज इक्वल टू, ये इधर भी 21 इधर भी 21, इस तरह से याद रह जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब जरा हम एक सवाल प्रैक्टिस करते हैं। एक 14 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक -7 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अब ये एक्चुअल वैल्यूज गिवन है, ये लाइन ज्वाइनिंग और इनके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। ये कुछ 3 डायमेंशनल स्पेस में पड़े हुए हैं, 2 - 2 1 4 - 5 7, ठीक है। हमको फोर्स ऑन -7 कूलम निकालनी है बाय 14 माइक्रोकूलम। देखिए तो किस डायरेक्शन में होगी, -7 के ऊपर 14 माइक्रोकूलम में प्लस है माइनस है, तो इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, ये इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। तो बस इसको हम आर वेक्टर बोल लेते हैं, इसको हम आर वेक्टर बोल लेते हैं। ये R21 इसको सेकंड चार्ज, इसको फर्स्ट चार्ज बोलना हो कैसे बोल लो, अब तो हम तो हमारे तरीके से करेंगे भाई। आर वेक्टर बोल लिया, इस डायरेक्शन में फोर्स आएगी, ठीक है। तो पहले ये आर वेक्टर निकालते हैं। आर वेक्टर क्या होगा, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस दैट इज दिस माइनस दिस, जिसकी तरफ वेक्टर जाता है उसके कोऑर्डिनेट माइनस इसके कोऑर्डिनेट, पोजीशन वेक्टर्स बेसिकली। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है।
माइनस इसका 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5j कैप प्लस 3j कैप, k कैप माइनस 7k कैप 6k कैप आ गया r वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं जरा, कितनी दूरी है एक्चुअली इनके बीच में। अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 36 49 7 2 3 6 का वैसे भी 7 ही आता है, तो इनके बीच में दूरी एक्चुअली 7 मीटर हो गई। अगर ये सब मीटर में गिवन है तो इनके बीच में दूरी 7 मीटर हो गई। तो बस अब फोर्स लिख लेंगे। फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे पहले, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना होगा, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन r कैप। ठीक है, r कैप कितनी है, r कैप, r कैप क्या होता है, r वेक्टर अपॉन r का मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप अपॉन 7। बस तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं अभी। अब यहाँ बिना साइन के साथ जाएगी वैल्यू, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 कितना है 14 माइक्रोकूलम, Q2 कितना है 7 माइक्रोकूलम, माइनस 7 है उसका मैग्नीट्यूड जा रहा है, अपॉन R 7 स्क्वायर। तो देखिए एक 7 से एक 7 कटेगा, एक ये 14 कटेगा। अभी वेक्टर भी लिख लेंगे R कैप इंटू R कैप। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, 9 2 जा 18 माइनस 12 18 इंटू माइनस 3। ठीक है, R कैप कितना है, R कैप की वैल्यू डाल देते हैं, 2 माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप अपॉन 7। तो देखिए ये F वेक्टर अपने आप आ गया, कोई फॉर्मूले में कंफ्यूजन ही नहीं है। पहले मैग्नीट्यूड एंड देन डायरेक्शन। समझ में आई बात, आया कूलम्स लॉ लगाना वेक्टर फॉर्म में, पहले मैग्नीट्यूड लिख लो और फिर देख लो किस डायरेक्शन में आएगा। सर अगर ये प्लस 7 होता तो, प्लस 7 होता तो क्या होता, फिर ये फोर्स इस वाली डायरेक्शन में आती, आर वेक्टर दिस माइनस दिस हो जाता, इस वाली डायरेक्शन में आ रहा है तो दिस माइनस दिस, इसका बिल्कुल नेगेटिव हो जाता, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो फिर भी 7 आता, और ये इसका पूरा नेगेटिव आ जाता है, ये यहां से मैग्नीट्यूड उतना ही आता, और ये बस यहाँ माइनस साइन लग जाता है, काम खत्म। ठीक है, समझ में आई बात।